आपने बहुत बार ऐसा बोला होगा, यार मैं तो बहुत दुखी आ चुका हूँ इन सब से, मुझे तो बस मौका मिल जाए और मैं निकल जाऊं किसी ऐसी जगह जहां पर ना तो कोई स्ट्रेस हो ना कोई टेंशन। सो यस, हमारी अर्थ पर बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो इतनी ज्यादा रिमोट लोकेशंस हैं कि आपको वहां पर बहुत ही कम इंसान मिलेंगे या तो मिलेंगे ही नहीं। आज की टेक्नोलॉजी के टाइम में हम कहीं भी जा सकते हैं थ्रू प्लेन, कार, बस, ट्रेन। हम पर सारे साधन हैं कहीं भी जाने के, बट इसके बावजूद धरती पर कई ऐसे स्थान हैं जहां लोगों की पहुंच बहुत कम है और आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुछ ऐसे ही रिमोट लोकेशंस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड, जिसे रापा नुई नाम से भी जाना जाता है, ये आइलैंड चिले से लगभग 2200 माइल्स दूर साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड एक छोटा सा आइलैंड है जिसका एरिया 63 स्क्वायर माइल्स है। इस आइलैंड को 1888 में चिली के संरक्षण में लिया गया था। तो ओशन के बीचों बीच रिमोट लोकेशन होने की वजह से लोगों के बीच में ये काफी फेमस तो है ही, साथ ही एक और बात है यहाँ की जो इस आइलैंड को और मिस्टीरियस भी बनाती है और साथ ही लोगों के बीच में और ज्यादा पॉपुलर बनाती है। दोस्तों, इस आइलैंड पर ये बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं पत्थरों की, जिन्हें मोआई नाम से जाना जाता है। इन स्टैचूज की संख्या यहाँ पर 887 है और ऐसा नहीं है कि ये आइलैंड पर एक ही जगह पर है, ये सारी स्टैचूज पूरे आइलैंड पर फैली हुई हैं। ये आइलैंड एक दूसरे लैंड से इतना दूर है कि इसके पास वाला आइलैंड भी इससे 1200 माइल्स दूर है। सो काफी रिसर्चर्स के माइंड में यहाँ की इन मूर्तियों को लेकर कई क्वेश्चंस थे, जैसे इन मूर्तियों की रचना कब हुई, ये यहाँ पर आई कैसे, आखिर इनकी मिस्ट्री के पीछे राज क्या है। तो काफी रिसर्च के बाद पता लगाया गया कि इन स्टैचूज को यहाँ पर 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच तराशा गया था। पहले तो लोगों को लगा कि ये जो स्टैचूज हैं इनका बस हेड ही है, बट 2012 में जब यहाँ पर खोदा गया तब पता लगा कि ये बस जायंट हेड्स ही नहीं बल्कि फुल बॉडीज हैं और इनकी ऊंचाई 30 फीट से भी ज्यादा है। और मोस्टली ये जो मूर्तियां हैं ये वॉल्केनिक मटेरियल से ही बनी हुई हैं। जब 1722 में यूरोपियंस इस आइलैंड पर पहुंचे थे तब यहाँ पर लोग बहुत ही कम मात्रा में रहते थे एंड 1995 में यूनेस्को ने ईस्टर आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। दोस्तों, हर साल यहाँ हजारों टूरिस्ट जाते हैं इन स्टैचूज को देखने और यहाँ तक बस प्लेन से ही जाया जा सकता है, उसमें भी 5 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। ट्रिस्टैन डा क्यूना। दोस्तों, ये आइलैंड यूनाइटेड किंगडम के अंडर आता है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित इंसानी आबादी वाला आइलैंड है। ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशन में। ये आइलैंड साउथ अफ्रीका के केप टाउन की कोस्ट से लगभग 1732 माइल्स दूर है और सेंट हेलेना से 1514 माइल्स दूर और लगभग 2480 माइल्स दूर है फलकलैंड आइलैंड की कोस्ट से। इस आइलैंड को 1506 में एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ट्रिस्टन डा क्यूना ने ही खोजा था और फरवरी 1643 में इस आइलैंड पर पहली बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर लैंडिंग करी थी और फिर 1816 में इस आइलैंड को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया था और उसके बाद यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट होने लगी थी थोड़ी बहुत और लास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग 260 लोग रहते हैं। दोस्तों, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है तो 1961 में यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से इस आइलैंड को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था, बट फिर 1963 में यहाँ पर दोबारा लोग आकर रहने लगे थे। ये यूके ऑक्यूपाइड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आता है जिसमें इनएक्सेसिबल आइलैंड, नाइटिंगेल, मिडल एंड स्टोलन हॉफ आइलैंड, ये सब भी इसी एरिया में ही शामिल हैं। सबसे बड़ा है ट्रिस्टन डा क्यूना, इसका एरिया 38 स्क्वायर माइल्स है। दोस्तों, इस आइलैंड पर पाए जाने वाले रॉकहॉपर पेंगुइन, येलो नोज्ड एल्बर्टोस जैसी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए यहाँ पर मरीन प्रोटेक्शन जोन बनाया जा रहा है। नॉर्दर्न रॉकहॉपर पेंगुइन की 99% पॉपुलेशन इसी आइलैंड पर पाई जाती है। वैसे तो इस आइलैंड पर लोग मोस्टली खेती पर और फिशिंग पर डिपेंडेंट है, बट जो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है यहाँ पर पाई जाने वाली क्रेफिश। इस फिश की यूरोप, जापान, चाइना, यूएस में काफी डिमांड है। 2009 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न रॉकहॉपर की आबादी 1950 से 90% कम हो गई है, इसीलिए इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज में डाला गया है।
ये एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है जिसका अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों यहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर कोई एयरपोर्ट तो नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ शिप से ही पहुंचा जा सकता है। उसके लिए पहले साउथ अफ्रीका के केप टाउन पर जाना पड़ेगा, फिर वहां से शिप का सफर वही 5-6 दिन का होगा। पिटकैरियन आइलैंड्स। पिटकैरियन आइलैंड्स 4 वोल्केनिक आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो कि सदर्न पैसिफिक ओशन में है। ये भी एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में, जो कि 3300 माइल्स दूर है न्यूजीलैंड से, जहां पर इस आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। तो इसके अंदर जो 4 आइलैंड्स हैं वो है पिटकैरियन, हेंडरसन, ड्यूसी एंड ओइनो। बट पिटकैरियन आइलैंड इकलौता ऐसा आइलैंड है जिसपे कुछ लोग रहते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है जिसका एरिया सिर्फ 2 स्क्वायर माइल्स है। यहाँ का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और फर्टाइल सॉइल है। यहाँ पर सिर्फ 50 लोग ही रहते हैं एंड पिटकैरियन इज द लीस्ट पॉपुलस नेशनल ज्यूरिडिक्शन इन द वर्ल्ड। पिटकैरियन आइलैंड्स का ही एक आइलैंड हेंडरसन आइलैंड को 1988 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। दोस्तों पिटकैरियन आइलैंड्स को पहली बार 3 जुलाई 1767 को एक ब्रिटिश शिप HMS सोलो के क्रू द्वारा देखा गया था और उसी शिप पर मौजूद एक क्रू मेंबर रॉबर्ट पिटकैरियन के नाम पर इस आइलैंड का नाम पड़ गया था। फिर कुछ 1790 के आसपास यहाँ पर सेटलमेंट हुई थी ह्यूमंस की, जिनमें कुछ म्यूटिनियर्स, तहीतियन मैन और वुमेन शामिल थी और ये आइलैंड 13 नवंबर 1838 को ऑफिशियली ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। दोस्तों मार्च 2015 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के एरिया को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में भी शामिल कर लिया था। इसके अंदर यहाँ के एंटायर इकोनॉमिक जोन को कवर करा गया है, जिसमें इलीगल फिशिंग पर और कई सारी इलीगल एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया गया है। इस आइलैंड पर कई तरह के फ्रूट्स उगाए जाते हैं, हनी प्रोडक्शन किया जाता है, बट टूरिज्म बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है यहाँ की इकोनॉमी में। हर साल यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं, लोकल फैमिलीज के साथ रहते हैं, वहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो आप प्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते। जाने का बस एकमात्र रास्ता है शिप। आप सिर्फ शिप से ही जा सकते हो यहाँ पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैक्यूरी आइलैंड। दोस्तों ये आइलैंड लोकेटेड है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के बीच। और अगर आप इस आइलैंड पर ह्यूमंस की बात करें तो आपको सिर्फ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स ही मिलेंगे यहाँ पर। इस आइलैंड का एरिया 47 स्क्वायर माइल्स है और ये आइलैंड वहां पर है जहां पर पैसिफिक और ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स मिलते हैं और इसी वजह से यहाँ पर फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। इस आइलैंड को 1810 में फेडरिक हेजलबर्ग के द्वारा खोजा गया था, जो एक ऑस्ट्रेलियन सेलर था। दोस्तों 1919 तक ये आइलैंड सील हंटिंग के लिए एक मुख्य सेंटर था। तो यहाँ पर कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं है ह्यूमन की, बट 1948 से यहाँ पर मेट्रोलॉजिक और जियोलॉजिक रिसर्च स्टेशन है और वहाँ पर कई बॉटनिस्ट और बायोलॉजिस्ट लोकल फ्लोरा एंड फौना की स्टडी के लिए आते हैं। 1933 में इस आइलैंड को नेचर रिजर्व बना दिया गया था और दिसंबर 1997 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर दिया गया था। तो दोस्तों एक और बात है इस आइलैंड की जो इस आइलैंड को और ज्यादा कूल बनाती है, और वो है यहाँ पर पाए जाने वाले व्हाइट चेस्टेड पेंगुइन्स, जिन्हें रॉयल पेंगुइन्स भी बोला जाता है। सो ब्रीडिंग सीजन में इस आइलैंड पर बहुत भारी मात्रा में व्हाइट चेस्टेड पेंगुइन्स देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या 2 मिलियन से भी ज्यादा होती है। और साथ ही इस आइलैंड पर फर सील्स, एलिफेंट सील्स भी पाई जाती हैं। तो पहले समय में इनकी मास हंटिंग की गई थी इनके फर, ऑयल, ब्लबर के लिए, जिससे इनकी संख्या काफी डिक्लाइन हो गई थी। और जब यहाँ पर ह्यूमंस का आना जाना बना तो यहाँ पर रैबिट्स को लाया गया था एज अ फूड सोर्स, बट जैसे ही वहाँ पर रैबिट्स की संख्या बढ़ी तो उन्होंने वहाँ की लोकल वेजिटेशन पर अफेक्ट डालना शुरू कर दिया। फिर 1970s में उनकी संख्या को कम करने के लिए स्टेप्स भी लिए गए थे ताकि वहाँ की लोकल वेजिटेशन को बचाया जा सके। सो दोस्तों मैक्यूरी आइलैंड 2 रीजन से बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। सबसे पहले तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टडी के लिए डिटेल में हमारे अर्थ के जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में, कैसे अर्थ की फॉर्मेशन होती है इसके बारे में, और प्लेट्स बाउंड्री डायनेमिक्स के बारे में, क्योंकि ये पृथ्वी का एकमात्र स्थान है जहां पर अर्थ के मेंटल से रॉक्स एक्टिवली एक्सपोज हो रही हैं सी लेवल के ऊपर।
और दूसरा रीजन यही है कि इस आइलैंड पर बहुत ही यूनिक फ्लोरा एंड फौना है और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो सिर्फ इसी आइलैंड पर पाई जाती हैं और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सोकोट्रा आइलैंड। दोस्तों, इंडियन ओशन में लोकेटेड ये आइलैंड यमन के अंडर आता है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से 240 किलोमीटर दूर है। सोकोट्रा को द मोस्ट एलियन लुकिंग प्लेस ऑन द अर्थ से भी जाना जाता है। इसका एरिया लगभग 1400 स्क्वायर माइल्स है। यहाँ पर प्लांट्स की लगभग 825 ऐसी स्पीशीज हैं जो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। हर साल यहाँ हजारों टूरिस्ट जाते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ के फ्लोरा एंड फौना, यहाँ के नेचर को और करीब से जानने के लिए। और यहाँ पाए जाने वाले रेयर स्पीशीज की वजह से ही इसको 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रीज की इतनी ज्यादा वैरायटीज मिलेंगी जो पूरी अर्थ पर और कहीं नहीं पाई जाती, जिनमें सबसे फेमस है ये ड्रैगन ब्लड ट्री, जो बहुत ही अजीब दिखता है, जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला। और ये ट्रीज पूरे आइलैंड पर फैले हुए हैं और 1000 साल पुराने हैं। इन ट्रीज में से ऐसा रेड कलर का रेजिन निकलता है। इस आइलैंड पर आपको केव्स, माउंटेन्स, ड्यून्स, सैंडी बीचेस, बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। ये आइलैंड अपनी एग्जॉटिक फ्लोरा के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर लगभग 40,000 लोग रहते हैं और टाइम के साथ साथ इको टूरिज्म बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज आप एक ही जगह पर कर सकते हैं और अगर आप नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहते हैं देन इतनी ज्यादा वैरायटी की फ्लोरा फौना आपको यहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। Thanks for giving your precious time.